वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का एक टेंस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। यहां पे हम लोग इंग्लिश को बहुत ही बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। देखिए, यहां पे सबसे पहले हम लोग को टेंस समझना है। तो टेंस का एक डेफिनेशन यहां पे दे रखा है कि इट इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंस जो है वो एक वर्ब का फॉर्म है। और वर्ब क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना समझिए कि टेंस एक वर्ब का फॉर्म है जो कि किसी खास समय को दिखाता है। ठीक है, बस अभी इतना समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे हमने बोला ये टाइम क्या है? फिर खास समय दिखाने का मतलब ये समय क्या होता है? तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टाइम तीन प्रकार का होता है। एक पास्ट टाइम जिसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं, एक प्रेजेंट टाइम जिसको वर्तमान बोला जाता है, और एक फ्यूचर टाइम जिसको हम लोग भविष्य बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब भी आप टेंस में कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, इंग्लिश में कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, और अगर वो टेंस से रिलेटेड है तो वो कहीं ना कहीं वर्ब के हेल्प से वो आपको पास्ट समय, प्रेजेंट समय या फ्यूचर के समय की जानकारी देगा, और इसी को टेंस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने एक टर्म लिखा था कि ये वर्ब क्या होता। तो वर्ब का डेफिनेशन होता है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट्स। इसका मतलब हुआ कि वर्ब एक सिंगल वर्ड होगा या बहुत सारे वर्ड्स का समूह होगा। वर्ड मतलब हो गया शब्द, एक सिंगल शब्द रहेगा या बहुत सारे वर्ड्स का वो ग्रुप रहेगा, समूह रहेगा, जिसका काम होगा किसी भी चीज के होने को दर्शाना। समथिंग हैपेंस, हैपेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी घटना, कुछ भी हो रहा है तो उस चीज को वो दिखाता है। कौन दिखाता है? वर्ब दिखाता है। या समथिंग एग्जिस्ट्स, एग्जिस्ट का मतलब किसी भी चीज के होने को। जैसे कोई भी, मैं बोलूं कि मैं एक टीचर हूं, तो टीचर मेरा एग्जिस्टेंस है कि मैं टीचर हूं, ये मेरी जानकारी हो गई। तो किसी भी चीज का होना, समथिंग हैपेंस, जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताता है, या जो व्यक्ति जैसा है उसके बारे में जो बताता हो, इसी को वर्ब बोला जाता। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो यहां लिख रखा है जो कार्य का होना दर्शाता है। कार्य मतलब कोई भी काम, कोई भी काम हो रहा है तो वो हो रहा है पता किससे चलेगा? तो वो वर्ब से पता चलेगा। ठीक है, और वर्ब जब वो किसी खास समय को दिखाने लगे तो उसी को हम टेंस बोल देते हैं। ये सिंपल सी बात, इतनी समझनी है। बाकी डेफिनेशंस में क्या रखा है? डेफिनेशंस हमें तो ना किसी को बताना है ना इसकी हमको जरूरत है। मेन हम लोग काम का बात समझेंगे। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो आपको समझना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्शंस या टाइप्स ऑफ प्रोसेस बोल सकते हैं। एक्शन या प्रोसेस क्या है, इसके टाइप्स क्या है? तो देखिए हमारे पास टेंस में चार टाइप के एक्शंस होते हैं या कोई भी प्रोसेस होता है। पहला होता है सिंपल या इंडेफिनिट प्रोसेस। सिंपल या इंडेफिनिट प्रोसेस का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन या हैपनिंग। ये इंफॉर्मेशन और हैपनिंग लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन या हैपनिंग का मतलब हो गया कि ऐसे समझें कि किसी भी आदमी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप जो भी जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया जानकारी, तो वो सिंपल प्रोसेस है या इंडेफिनिट प्रोसेस है। जैसे कि मैं टीचर हूं तो क्या है? एक इंफॉर्मेशन हो गया। आप स्टूडेंट हो, ये भी एक इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बच्चा स्कूल जाता है, कोई भी एक बच्चा है, मान लीजिए वो स्कूल जाता है तो क्या है? उसकी जानकारी है। ठीक है, मेरे पास एक किताब है, ये भी एक जानकारी हो गया। तो इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स बनेंगे जो सिर्फ सिंपल बात करता हो, सिंपल बात, नो बकवास, वहां पे मतलब आगे पीछे हो रहा है, हो गया, इस तरह का कुछ नहीं, हुआ था, कुछ नहीं, सिंपल सी बात, जो सिंपल सी बात बता दे, जो किसी भी चीज की जानकारी दे दे, उसी को हम बोलते हैं सिंपल प्रोसेस। बाकी इसको अच्छे से हम लोग और आगे समझेंगे, अभी तो मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब दूसरा देखिए क्या प्रोसेस है। दूसरा होता है परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस का मतलब जो काम पूरा हो गया। जैसे मैं कोई काम को शुरू किया, मैं आपको पढ़ाना शुरू किया और मैं पढ़ा के क्लास खत्म कर दिया, तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ा चुका हूं या मैं पढ़ा लिया। तो इस तरह के जो होते हैं ये होता है परफेक्ट प्रोसेस। जैसे मैं खाना बना लिया, मतलब काम पूरा हो गया। मैं स्कूल पहुंच गया,
ये क्या है? परफेक्ट प्रोसेस है। मैं खेल लिया, परफेक्ट प्रोसेस है। मैं मुंबई पहुंच गया, एक परफेक्ट प्रोसेस है। मतलब जब भी आप किसी काम के होने को दिखाते हैं कि वो कंप्लीट, काम खत्म, तो इसको बोला जाता है परफेक्ट प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या बोलते हैं? तो जो काम चल रहा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम चल रहा है, अभी हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो क्या मैंने पढ़ाना खत्म कर दिया क्या? तो नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल पहुंचा नहीं हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, अभी रास्ते में हूं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। मैं खाना बना रहा हूं, खाना बना भी नहीं है, अभी वो बन ही रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जहां पे काम खत्म नहीं हुआ हो, काम चल रहा हो, इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब काम खत्म हो जाए इसको हम बोलते हैं परफेक्ट प्रोसेस। और जो सिंपल सी कोई भी जानकारी दे किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसान, किसी भी शहर, किसी देश के बारे में जो भी सिंपल सी जानकारी दे उसको बोलते हैं सिंपल प्रोसेस। तो आई होप आपको ये 3 प्रोसेस अभी तो समझ में आया होगा। जितना मैं बोला हूं अभी उतना समझना है, बाकी तो पूरा टेंस अभी हमें पढ़ना है, आगे सब कुछ समझ में आएगा। देखिए चौथा प्रोसेस है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। ये देखिए परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा। तो आप बोलोगे ये क्या प्रोसेस है? मतलब काम पूरा भी हो गया, काम भी चल रहा, ये दोनों तो नहीं होता है। तो होता है, कब होता है? जब हम बोले कि जो काम कुछ समय से चल रहा है। जैसे मैं बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो या मैं 2 घंटे से अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या पढ़ाना खत्म हो गया क्या? अभी तो खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, जो मैं पिछले 2 घंटे में पढ़ाया हूं तो वो कुछ तो पढ़ा लिया ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ नहीं पढ़ाया हूं, अभी शुरुआत किया हूं। तो जो पढ़ा लिया वो परफेक्ट प्रोसेस है। ठीक है। ऐसे मैं बोलूं मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और 5 घंटे से आप बोल रहे हो कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो क्या पढ़ाई खत्म हो गया? नहीं, अगर पढ़ाई खत्म हो चुका होता तो आप बोलते मैं पढ़ लिया, वो परफेक्ट प्रोसेस होता। अगर आप बोल रहे हो मैं पढ़ रहा हूं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ। लेकिन जो हम बोल रहे हैं कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसका मतलब जो आपने पढ़ाई पूरी कर ली 5 घंटे में वो परफेक्ट है, क्योंकि आगे अभी और पढ़ना है, पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक बन रहा है, आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, और घर बन रहा है, तो हम बोले कि 6 महीने से घर बन रहा। तो क्या 6 महीने से घर बन रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि घर बनना बंद हो गया क्या? तो बंद तो नहीं हुआ, क्योंकि बन गया होता तो हम बोलते घर बन चुका है। हम बोले 6 महीने से बन रहा, मतलब जो काम 6 महीने में पूरा हुआ वो परफेक्ट प्रोसेस है। जो अभी होना बाकी है, जो अभी चल ही रहा है, उसी को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं और इसका हिंदी भी बनाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको उतना समझ में, जैसे कि जिसका इंग्लिश बहुत ही वीक है, जिसको इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में भी दिक्कत हो, तो उसे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जिसे इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, थोड़ी बहुत जानकारी है, वो इस लाइन का, स्टेटमेंट का आराम से हिंदी बना सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो आगे हम लोग सब कुछ सीखेंगे, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा, ही इज वॉशिंग हिज कार। ही इज वॉशिंग हिज कार, इसका मतलब हुआ, ही का मतलब होता है वह, जो किसी लड़के को दिखाता है। बॉय के लिए या जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके लिए ही लिखते हैं। हमने बोला ही इज वॉशिंग हिज कार, वह अपनी कार धो रहा है। ठीक है। अगर वह अपनी कार धो रहा है तो ये तो हिंदी हो गया, लेकिन अभी हम हिंदी पे नहीं चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और समझते हैं। इसमें देखिए 2 वर्ब हैं, जो इज है और ये जो वॉशिंग है, इन्हीं दोनों को वर्ब बोला जाता है। केवल यही 2 नहीं, वर्ब तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं इस एग्जाम्पल में बोलूं तो 2 वर्ब हैं, इज और वॉशिंग। इज जो वर्ब है ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, तो प्रेजेंट टाइम को कौन दिखा रहा है? इज। वॉशिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है। देखिए वॉश होता है वर्ब 1, और वर्ब 1 में जब आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है वॉशिंग। तो वॉशिंग हो गया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो आपको यह समझ में आया कि इस स्टेटमेंट में एक वर्ब प्रेजेंट को दिखा रहा, एक वॉशिंग जो वर्ब है ये कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा। इसका मतलब ये टेंस बन गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से टेंस बनता है। तो अब चले जाइए टेंस के डेफिनेशन पे कि टेंस क्या बोल रहा था, कि एक ऐसा वर्ब फॉर्म जो किसी टाइम को दिखाए। तो टाइम को दिखा तो रहा है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को दिखा रहा, तो हम बोले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी केवल टेंस पहचानना सिखा रहे हैं, बाद में स्टेटमेंट बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हमने लिखा, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है।
आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ये जो हैव है ये वर्ब है और ये वर्ब V1 होता है और V1 किसको दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है। अब देखिए क्या इसके आगे पीछे और कोई वर्ब है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, अभी तो और कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक ही वर्ब है और एक ही वर्ब किसको दिखा रहा है? सिर्फ प्रेजेंट को दिखा रहा है। तो बोलोगे सर कौन सा प्रोसेस हुआ? क्योंकि पिछले बार तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस था तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला, यहाँ तो सिर्फ प्रेजेंट प्रेजेंट है, आगे प्रोसेस का नाम क्या दें? तो जब कोई और प्रोसेस नजर ना आए तो हम बोलेंगे ये सिंपल प्रोसेस है, मतलब इंडेफिनिट प्रोसेस है, तो इस टेंस का नाम बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? तो जैसे कि यहां पे हमने 3 टाइम लिखा था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और 4 एक्शंस लिखे थे या प्रोसेस लिखे थे, सिंपल इंडेफिनिट प्रोसेस या परफेक्ट प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो यहीं से आपके 12 टेंस बनते हैं। टोटल हम लोग 12 टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ते हैं। 12 टाइप्स ऑफ टेंस कैसे हो गया? जैसे प्रेजेंट के साथ चारों एक्शन जोड़ देंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब एक समय के साथ 4 प्रोसेस, तो मिल करके 4 टेंस बन गया प्रेजेंट में। ऐसे ही 4 टेंस बन जाएगा आपका पास्ट में और ऐसे ही 4 टेंस बनेगा आपका फ्यूचर में। तो टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट ही केवल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको बहुत कुछ समझाना है। इसके पहले टेंस स्टार्ट करने से पहले भी हमें बहुत कुछ समझाना है। चलिए, तो यहां हम लोग देखें कि वर्ब का काम कैसे है किसी भी टेंस को दिखाना। अभी सिर्फ इतना समझें। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहां पे हमने क्या लिख रखा है कि आई डू नॉट हैव एनी बुक। इसका मतलब हुआ, आई का मतलब मैं, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी बुक का मतलब मेरे पास कोई किताब नहीं है। अब यहां पे भी 2 वर्ब है, एक है डू वर्ब है और एक है हैव वर्ब। जब डू आता है तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और जो हैव है ये आपका मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है इसको आगे देखेंगे। तो देखिए यहां पे भी डू किसको दिखाएगा? ये भी प्रेजेंट को दिखा रहा है, और हैव भी किसको दिखाएगा? तो ये भी प्रेजेंट को दिखा रहा है, क्योंकि हैव कोई एक्शन नहीं दिखाता है, ये सिर्फ प्रेजेंट को दिखाता है। तो यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट, मतलब कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे पास कोई किताब नहीं है, ये एक जानकारी है और तो कुछ नहीं है, किसी काम को होने को तो नहीं दिखा रहा। मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास किताब है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब देखिए यहां पे लिख रखा है कि सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब जो हम जैसे ही, सी, दे, इस तरह के जो हम जिसके बारे में बात होती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जिस भी इंसान के बारे में या जिस जानवर के बारे में, जिस शहर के बारे में बात हो रही है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। तो सब्जेक्ट के साथ इज आ सकता है, एम आ सकता है या आर आ सकता है। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं या प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। ही इज रिच, वह अमीर है। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। अब है कि जो वर्ब्स हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि वर्ब, तो मन में आएगा सर वर्ब को पहचानेंगे कैसे? तो बोला है हाउ टू यूज वर्ब फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट टेंस। ये जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं ये किसी टेंस को कैसे दिखाते हैं? तो देखिए जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का पहला फॉर्म, उसको V1 बोला जाता है। V1, ये V1 वर्ब होता है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। V2 वर्ब पास्ट टाइम को दिखाता है। V3 वर्ब परफेक्ट एक्शन को दिखाता है, ये फ्यूचर को नहीं दिखाता है, परफेक्ट एक्शन को दिखाता है। तो V1 दिखाएगा प्रेजेंट को, V2 दिखाएगा पास्ट को, V3 दिखाएगा परफेक्ट को। जब हम V1 के साथ ing लगा देते हैं तो ये दिखाता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को। अच्छा, इसको V4 नहीं बोलते हैं, इसको V1 प्लस ing बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस वर्ब बोलते हैं, V1 ing, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और जब प्रेजेंट वर्ब में मतलब V1 में जब हम s या es जोड़ देते हैं वो सिंगुलर फॉर्म होता है। सिंगुलर फॉर्म मतलब जब किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल हो, सिंगुलर हो, तो हम V1 के साथ s या es लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहां पे समझे, हमने बोला ही इज डूइंग हिज वर्क। अब देखो इज क्या है? तो इज तो V1 है, V1 मतलब प्रेजेंट। डूइंग क्या है? तो डू के साथ ing आ गया, मतलब V1 के साथ ing आ गया, तो टेंस क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बोलेंगे V1 से प्रेजेंट और V1 ing से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। अच्छा, इस लाइन का हिंदी क्या हुआ? वह अपना काम कर रहा है, मतलब काम अभी खत्म नहीं हुआ, उसका काम चल रहा। ही इज डूइंग हिज वर्क। अब देखिए हमने बोला ही रन्स फास्ट।
अब देखिए दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं, RUN, क्योंकि ही सिंगुलर है, मतलब एक ही इंसान है। तो ही के साथ जो V1 होगा उसमें हम लोग सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, मतलब S या ES लगा देंगे। तो रन के साथ S लगता है। अब हर जगह ES नहीं लगता है, कहीं S लगता है, कहीं ES लगता है। तो रन के साथ S लग गया, तो ही रन्स फास्ट। क्या मतलब हुआ, वह तेज दौड़ता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वह तेज दौड़ता है, मतलब ये तो उसकी जानकारी है सिर्फ। अगर ये सिर्फ जानकारी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ है, क्योंकि सिर्फ V1 था। V1 मतलब प्रेजेंट, क्या कोई एक्शन दिखा रहा है, क्या कोई प्रोसेस दिखा रहा है, तो नहीं, ये सिंपल जानकारी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। हमने बोला दे गो देयर, दे मतलब होता है प्लूरल में, वे लोग, जैसे बोले वे लोग, तो दे होता है वे लोग गो देयर, गो मतलब जाना, देयर मतलब वहां, तो वे लोग वहां जाते हैं। तो गो क्या है, V1, तो V1 क्या दिखाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये भी तो जानकारी है ना, वे लोग वहां जाते हैं, सिर्फ एक सिंपल से जानकारी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने बोला दे हैव डन देयर वर्क। अब देखिए ये नया एग्जांपल है। हैव क्या होगा, तो वर्ब 1 होगा। डन क्या होगा, वर्ब 3 होगा, तीसरा वर्ब है। तो डू से डिड होता है V2 और डन होता है V3। ये आगे सब बताएंगे कि वर्ब कैसे याद रखना है। तो डन होता है V3। अब V3 क्या हमने पढ़ा था, परफेक्ट। हैव क्या था, प्रेजेंट, V1, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव डन देयर वर्क, मतलब वह वे लोग अपना काम कर चुके हैं, मतलब काम खत्म हो चुका है। दे हैव डन देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर चुके हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर पहले ये नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा था तब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा मुझे। लास्ट में था दे हैव डन देयर वर्क। दे हैव डन देयर वर्क का मतलब क्या हुआ, वे लोग अपना काम कर चुके हैं। हैव जो होता है वो V1 है और डन होता है वो V3 है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब वे लोग अपना काम कर चुके हैं, काम पूरा हो चुका है। तो क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमने लिखा है दे वेंट देयर। और वेंट जो होता है ना वो गो का दूसरा वर्ब होता है, मतलब V2 होता है। गो होता है V1, वेंट होता है V2। दे वेंट देयर, और वेंट है V2। अगर आपको पहचान गई ये V2 है, V2 मतलब पास्ट। तो पास्ट का हिंदी कैसा निकलेगा, जैसे कि दे वेंट देयर, वे लोग वहां गए थे। तो ऐसा नहीं लग रहा ये तो पास्ट की जानकारी है, मतलब पुरानी जानकारी है। वे लोग वहां गए थे, गए हैं नहीं, गए थे। अब हम बोल रहे हैं दे वेंट देयर, वे लोग वहां गए थे, तो ये पास्ट की जानकारी है, जिसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ऐसे ही हमने बोला दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब इस स्टेटमेंट में देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। पहले हम वर्ब को पहचानना सीखते हैं। तो हैव क्या था, बताया था, वर्ब 1। बीन होता है V3, जैसे इज एम आर होता है ना V1, तो इज एम आर का V2 होता है वॉज वेयर, और बीन होता है V3, वर्ब 3। अच्छा, वर्ब 3 क्या होता था, तो परफेक्ट सेंस देता था, ये मतलब काम खत्म हो गया ऐसा बोलता था। प्लेइंग क्या बन गया, तो कॉन्टिन्यूअस बन गया। प्ले के साथ ING आ गया, मतलब V1 प्लस ING। तो क्या क्या बना, V1 से आ गया प्रेजेंट, V3 से आ गया परफेक्ट, और V1 ING से आ गया कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो किसी भी स्टेटमेंट में आपको वर्ब पहचानना है। वर्ब पहचानने के बाद टेंस समझ लेना है, और टेंस के हिसाब से फिर हिंदी करना है। अब देखिए हिंदी क्या करेंगे, तो वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो प्रेजेंट है तो खेल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है तो खेल रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे से खेल रहे हैं तो कुछ तो खेल भी लिया होगा, तो वो परफेक्ट सेंस देगा। तो इसका हिंदी बनेगा वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहां तक अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 5 6 एग्जाम्पल दिया, वो सिर्फ आपको वर्ब पहचानने के लिए कि वर्ब क्या होता है, और वर्ब से हम टेंस कैसे डिसाइड करते हैं, और टेंस डिसाइड करने के बाद हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो, वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट्स जिनमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ब हो, जिनमें 2 से या 2 से ज्यादा वर्ब हो, तो उसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मतलब किसी स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, दोनों मिल करके क्या बना देगा, वर्ब कंपाउंड बना देगा, मतलब वर्ब का एक ग्रुप बन जाएगा, उसको वर्ब कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बीई,
लेकिन जब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो हम इज एम आर यूज करते हैं। प्रेजेंट के लिए इज एम आर यूज किया जाता है। इसको हैपनिंग बोला जाता है। हैपनिंग मतलब किसी भी चीज का होना। जैसे ही इज अ बॉय, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, बोले ना ही इज अ टीचर, मतलब क्या हुआ, वह एक टीचर है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। तो ये किसी भी चीज के होने को दिखा रहा है। हैपनिंग मतलब किसी भी चीज का होना, जो जैसा है वैसा बता देता है। हैव हैज क्या होता है, पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे हमने बोला था आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो वो किताब का अधिकार किसके पास है, मेरे पास है। हमने बोला ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, तो वो पेन का अधिकार किसके पास है, उसके पास है। पोजेशन अधिकार को दिखाता है। डू और डज एक्शन को दिखाता है, मतलब किसी काम का होना दिखाता है। तो डू और डज क्या दिखाएगा, एक्शन। तो ये सब सारे है ना हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। अब आता है मेन वर्ब। क्या, तो मेन वर्ब वो होता है जो किसी भी स्टेटमेंट में मेन मुद्दा दिखाए, मतलब मेन काम क्या हो रहा है, वो मेन वर्ब है। अब इसको डिटेल में आगे समझेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे V1, V2, V3 और V1 ING फॉर्मेट हमने लिखा हुआ है। तो V1 फॉर्मेट, बी का होगा V1 इज एम आर, मतलब अगर हमको प्रेजेंट में हैपनिंग दिखाना है तो हम इज एम आर दिखाएंगे। V2 पास्ट में वाज वेयर हो जाएगा, परफेक्ट में बीन हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग हो जाएगा, बी प्लस ING। तो देखिए बी का फॉर्मेट क्या बन गया, बीइंग। अब हम इज का इजिंग तो नहीं कर देंगे, एम का एमिंग तो नहीं कर देंगे, तो इसलिए इज एम आर का एक ग्रुप बनाया गया कि इसका हेड है बी, तो बी का बिंग बन जाता है। ऐसे ही अगर सिंगुलर है तो हैज बोलेंगे और प्लूरल में हैव बोलेंगे। तो सिंगुलर वर्ब है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको सिंगुलर वर्ब हैज लगाना होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हैव लगाना होगा। इसका पास्ट होता है हैड और इसका परफेक्ट भी होता है हैड, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसका V2 V3 दोनों सेम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसका V2 V3 क्या होगा, सेम होता। अच्छा, V1 ING क्या हो जाएगा, तो हैव से बन जाता है हैविंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही डू और डज होता है, तो डू में ES लगा दिए तो डज हो गया, ये हो गया सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे। डू हो गया प्लूरल, प्लूरल के लिए लिखेंगे। डू डज का पास्ट होता है डिड, डिड मतलब पास्ट, V2 दिखाएगा। डन हो गया V3, अभी लिखा था आई हैव डन माई वर्क या दे हैव डन देयर वर्क, तो डन हो गया परफेक्ट सेंस। डूइंग क्या हो गया, काम करना, डूइंग, तो डू के साथ ING, कॉन्टिन्यूअस दिखा देगा ये। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग वर्ब से पहचानेंगे कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, V1 V2 क्या है। जैसे बोला आई हैव अ बुक, ये एग्जांपल पहले भी लिखा था, मेरे पास एक किताब है। तो हैव क्या है, यहाँ पे पूरे सेंटेंस में सिंगल वर्ब है, तो इसी को मेन वर्ब बोल दिया है। देखिए हेल्पिंग वर्ब कब होगा, जब दो वर्ब होंगे या तीन वर्ब होंगे। जब सिंगल वर्ब है तो एक ही वर्ब वो मेन वर्ब का काम करेगा। टेंस कैसा बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने बोला आई हैव वॉश्ड माई कार, आई हैव वॉश्ड माई कार का मतलब मैं अपना कार धो लिया, काम खत्म, धो लिया। कैसे पता चला, तो हैव है हेल्पिंग वर्ब, सिंगल दो वर्ब है यहाँ, हैव और वॉश्ड। तो जो वर्ब पहले है जैसे हैव, ये हेल्पिंग वर्ब। वॉश्ड, वॉश्ड V3, ये V2 वाला नहीं है। वॉश वॉश्ड, V2 भी वॉश्ड होता है, V3 भी वॉश्ड होता है, लेकिन ये V3 है, ठीक है। तो वॉश्ड ये मेन वर्ब हुआ। अच्छा, ये टेंस कैसा बना, तो हैव से पता चला प्रेजेंट और वॉश्ड V3 से पता चला परफेक्ट, तो टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव वॉश्ड माई कार, मैं अपना कार धो लिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां से मेन में हमारा टेंस शुरू हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि जो टेंस की शुरुआत अब हो रही है, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, कि बनाया कैसे जाता, उसका हिंदी कैसे निकाला जाता, कहाँ कहाँ पे गलती कराता है, या कौन सा एग्जाम में एरर क्या होगा, उसको सही कैसे करेंगे। इस तरह की चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए पहला हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब वो बात जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, वो स्टेटमेंट्स जिसमें नो का यूज नहीं किया गया है, उसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव बात, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। या हम इंडेफिनिट का एग्जांपल लें तो मैं टीचर हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, वह खेलता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर समझेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता, दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करो।
जैसे कि V1 के साथ SES लगा दो, हमने पढ़ा था कि V1 के साथ SES लगा देंगे। अगर प्लूरल वर्ब है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करो। प्लूरल वर्ब क्या होता है, सिर्फ V1 लगा दो। आगे डॉट डॉट का मतलब है आगे आपको जो बोलना है वो बोल दो, आगे जो भी सेंटेंस बनाना है वो बना लेंगे। जैसे कि वहां पे एग्जाम में कर देगा ऐसा कि ही रन फास्ट। अब आप जानते हो ही क्या है, ही तो सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आएगा, रन्स आएगा, RUNS, RUN नहीं आएगा, क्योंकि रन आ गया प्लूरल के लिए, क्योंकि V1 होता है प्लूरल के लिए, ही है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ ही रन्स फास्ट। हिंदी क्या हुआ, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। हमने बोला सी टीच इंग्लिश या सी टीचेज इंग्लिश, क्या होगा, टीच मतलब होता है पढ़ाना, वह इंग्लिश पढ़ाती है, इसका हिंदी हुआ वह इंग्लिश पढ़ाती है। तो टीच या टीचेज, तो आपने बोला तो सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ टीच के साथ ES लगाएंगे तो बन गया टीच का टीचेज, टीच गलत हो गया, टीच नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हमने लिखा दे प्ले या प्लेज क्रिकेट, दे प्ले, दे होता है प्लूरल, तो प्लूरल में प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा। सिंगुलर में SES लगेगा बट प्लूरल में SES नहीं लगेगा, तो दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीका एफर्मेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम नोट में क्या करेंगे कि जैसे आई है, आई का मतलब क्या होता है, बताओ आई का मतलब क्या होता है। तो आई तो दो चीजों को दिखाएगा, एक अगर आई मैं हूं, अगर बोलने वाला आदमी अपने लिए मैं बोलेगा तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। लेकिन एक आई तो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स भी तो है ना, जैसे ABCDEFGHI, तो वो भी तो एक आई है। इसका मतलब कि आई का हम दो यूज करते हैं अंग्रेजी भाषा में। एक तो आई का मतलब मैं होता है, मतलब बोलने वाला, स्पीकर। एक आई होता है जो सिर्फ अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी का अल्फाबेट। तो जब अगर आई बोलने वाला है, मतलब मैं का सेंस है, तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम अ टीचर। ठीक है, ऐसे आई एम अ टीचर। लेकिन जब आई लेटर है, मतलब सिर्फ एक अल्फाबेट है, वो मैं नहीं हूं, वो सिर्फ अल्फाबेट है, तो इसके साथ इज लगेगा। तो एम जैसे V1 में हम लोग क्या पढ़े थे, V1 में पढ़े थे इज होता है, एम होता है और आर होता है। तो आपको समझ में आया सर, इज तो लगा देते हैं सिंगुलर के साथ, आर लगा देते हैं प्लूरल के साथ। तो ये एम कब लगाते हैं, तो एम तभी लगाते हैं जब बोलने वाला मैं हूं। मैं जब बोलता है तो अपने साथ आई लगाता है, बाकी हमेशा सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे आई क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक ही तो आदमी बोल रहा है ना, तो स्पीकर है वो, स्पीकर मतलब बोलने वाला, तो आई के साथ एम लगेगा, और जब एम लगेगा तो वो वर्ब ना प्लूरल लेता है। तो बोलोगे सर सिंगुलर है प्लूरल वर्ब ले रहा है, तो जी हाँ, आई एक्सेप्शन है, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा है। आई अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, बोलने का मतलब V1 SES नहीं लेता, इसलिए हम बोलते हैं आई एम अ टीचर, आई इज अ टीचर नहीं बोलते हैं, आई एम अ टीचर। ठीक है, अगर आई एक वर्ड है या एक अल्फाबेट है, सिर्फ एक आई एक वर्ड या अल्फाबेट है, एक शब्द है या एक अक्षर है, तो आई अपने साथ इज लेगा, सिंगुलर लेगा, और जब वो इज लेगा तो V1 प्लस SES लेगा अपने साथ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, या आई टीचेज इंग्लिश, क्या बोलो, तो सर बोले वो सर आई तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ टीचेज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सी के साथ तो टीचेज लगाया था। तो बोलेंगे नहीं, आई के साथ टीच लगता है, आई टीचेज नहीं लगता है, क्योंकि आई के साथ एक्सेप्शन है, आई अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब नहीं लेता। ऐसे यहां देखिए अगला एग्जांपल है, आई रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट्स अ स्पीकर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में आई जो है वो वक्ता को दर्शाता है, रिप्रेजेंट का मतलब दर्शाना, तो अंग्रेजी भाषा में आई वक्ता को दर्शाता है। तो क्या मैं वक्ता को दर्शाता हूं या आई वक्ता को दर्शाता है, बोले सर आप नहीं दर्शाते, मैं थोड़ी दर्शा रहा हूं किसी स्पीकर को, आई दिखा रहा है। बोलने का मतलब जब अंग्रेजी भाषा में हम आई के साथ कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो आई किसको दिखाता है, स्पीकर को, तो वो सेंटेंस बोल दिया हमने। तो आई रिप्रेजेंट बोले या रिप्रेजेंट्स बोले, तो सर आई यहाँ पे सिंगुलर है तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, रिप्रेजेंट ट्रीट करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं लिखेंगे, तो आई के साथ रिप्रेजेंट के साथ एस लगा दिया। अब बोलोगे सर ऊपर नहीं लगाया, यहां क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे जो आई था वो मैं था, मैं अपने साथ प्लूरल वर्ब लूंगा, यहां पे आई एक शब्द है, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे आई इज अ लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर, तो आई एक अक्षर है, तो ठीक है आई इज अ लेटर। अब मैं बोलूं आई एम अ लेटर, तो पता है क्या मतलब बन गया, मैं पत्र हूं या मैं अक्षर हूं, तो क्या मैं अक्षर हूं, क्या मैं अक्षर तो नहीं हूं, तो आई एम अ लेटर नहीं, आई इज अ लेटर। ठीक है, तो ये अंतर है आई के बारे में। तो क्लियर, अच्छे से मैं बता दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पे। ये नेगेटिव सेंटेंस क्या है,
तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं, तो नेगेटिव का मतलब ये जिसमें नो का यूज होगा, जिसमें नहीं का यूज होता है। तो यहां पे भी सब्जेक्ट दो होगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट लग जाएगा, याद है डू के साथ डज हो जाता था, तो डज नॉट हो जाएगा। अगर प्लूरल है तो डू नॉट होगा, सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। अगर डज नॉट लग गया तो फिर से हम दोबारा वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एस यहां पे लग चुका है डज के साथ, तो यहां V1 आता है। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू नॉट होगा, यहां पे तो एस ऐसे भी नहीं लगना, तो यहां पे V1 होगा। ठीक है, तो ये है तो है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा दे डू नॉट गो देयर। देखिए दे प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या होगा, डू नॉट, गो देयर, वे लोग वहां नहीं जाते हैं। इसका हिंदी होगा वे लोग वहां नहीं जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जानकारी इंफॉर्मेशन देना है केवल आपको, वे लोग वहां नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो देयर। हमने बोला ही डज नॉट गो या गोज देयर, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज लग गया, तो फिर दोबारा गोज क्यों लगाना, तो एक बार लग गया तो दो बार थोड़ी लगाएंगे, तो अगली बार गो ही होगा। तो डे डज नॉट, सॉरी ही डज नॉट गो देयर, ये ही मतलब वह वहां नहीं जाता है। ये था वे वहां नहीं जाते हैं या वे लोग वहां नहीं जाते हैं, यहां वह वहां नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क हो, मतलब जब सवाल पूछना हो। इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना। जैसे पुलिस जब किसी को पकड़ती है, किसी कल्प्रिट को, या जिस पे पुलिस को शक हो, तो उसको लाके जेल में बैठा करके क्या इंट्रोगेशन करती है। इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ करती है। तो इंट्रोगेशन से बना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब सवाल पूछना, सवाल पूछना मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जैसे कि सेम यहां पे भी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लिखेंगे, तो डू या डज पहले आ जाएगा। जैसे नेगेटिव में डू या डज कहां आता था, सब्जेक्ट के बाद, यहां पे डू और डज सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो डू या डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस जो आगे बोलना है बोल दो, फिर V1 में एस नहीं लगाना है, क्योंकि एस पहले ही लग चुका है। जैसे हमने बोला डू ही गो देयर, तो हमने बोला सर डू गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ही सिंगुलर है, तो ही के साथ डू नहीं होगा, डज होगा, तो हमने बोला डज ही गो देयर। हिंदी कैसे बनेगा इसका, क्या वह वहां जाता है, ये सवाल हो गया, क्या वह वहां जाता है, डज ही गो देयर। हमने बोला डू दे प्ले हॉकी, दे हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ डू लगा, डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं, सवाल है, क्या वे लोग हॉकी खेलते हैं, ऐसा हिंदी बनता है। अब इसके आगे ना आप कोई भी सवाल लगा सकते हो, जैसे हम लोग क्वेश्चन वर्ड जानते हैं, वाई होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, व्हाट होता है। अपने बोला वाई डू दे गो देयर, वे लोग वहां क्यों जाते हैं, मतलब इस डू या डज के पहले आप कोई भी वर्ड लगा सकते हो क्वेश्चन वाले, जैसे वाई क्यों, कब, व्हेन, है ना, क्या, व्हाट हो गया, कैसे, हाउ हो गया। बहुत सारे सेंटेंस, जैसे वाई डू दे गो देयर, वे लोग वहां क्यों जाते हैं, हाउ डू दे गो देयर, वे लोग वहां कैसे जाते हैं, व्हेन डू दे गो देयर, वे लोग वहां कब जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से डू के पहले आप कोई भी वर्ड लगा लो, तो ये होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। अब ये जो आगे वाला टॉपिक है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, वो एग्जाम्पल को पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमने बोला दे डू नॉट डू देयर वर्क। ठीक है, अगर यहां पे कट हो गया हो तो कोई बात नहीं, यहां लिखा हुआ है दे डू नॉट डू देयर वर्क। दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आ गया, डू आ गया। अच्छा डू डू दो बार क्यों आया, तो ये डू आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा और ये डू आपका मेन वर्ब का काम कर रहा। ठीक है, तो दे डू नॉट डू देयर वर्क, क्या मतलब हुआ, वे लोग अपना काम नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू देयर वर्क, वे लोग अपना काम नहीं करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। हमने बोल दिया दे डू देयर वर्क, दे डू देयर वर्क, सॉरी यहां क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, बस इतना, दे डू देयर वर्क, वे लोग अपना काम करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने बोला हाउ डू दे डू देयर वर्क, हाउ डू दे डू देयर वर्क, क्या बन गया, वे लोग अपना काम
कैसे करते हैं, हाउ डू दे डू देयर वर्क, वे लोग अपना काम कैसे करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे ही लिखा होता तो डज नॉट लिखते हैं, ही डज नॉट डू देयर वर्क। चलिए अब लास्ट जानकारी यहाँ पे दे दें, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों फॉर्मेट को समझ गए कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो हम लोग एक रूल समझेंगे कि जो हैबिट और रिपीटेड एक्शन का हिडन सेंस होता है किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी का हैबिट, हैबिट मतलब आदत, या रिपीटेड एक्शन मतलब वो काम बार बार होता होगा, इसका हिडन सेंस होता है, मतलब वो बताएगा नहीं लेकिन उसके अंदर छिपा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, अभी इसको पीडीएफ नहीं देखेंगे, बस समझेंगे। अगर मैं बोलूं वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है हिंदी में, वह स्कूल जाता है। तो क्या एक दिन जाता है या रोज जाता है? तो जब हम आप सुनोगे ये बात तो कोई भी क्या समझेगा कि उसका डेली का काम है स्कूल जाने का। मैं बोला मैं टीचर हूं, तो मैं आज टीचर हूं या रोज टीचर हूं? तो ऑब्वियसली रोज टीचर हूं। तो जब किसी की भी जानकारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी जाए तो वो कहीं ना कहीं उसकी आदत को या वह आदमी वो बार बार वो काम करता हो, इस चीज को दिखाता है। मैं एक एग्जाम्पल लिया, देखो ऐसा एग्जाम्पल आपको एग्जाम में भी देगा, ठीक है। लिखा आई टेक टी इन दी मॉर्निंग, मैं सुबह चाय लेता हूं। टेक क्या है, V1, वर्ब 1 होता है टेक। इसका मतलब और तो कोई वर्ब नहीं है, तो नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई टेक टी, अच्छा ही होता तो टेक्स लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर टेक्स हो जाता। आई टेक टी इन दी मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय लेता हूं। तो अगर कोई आदमी अगर बोलेगा आपको आके कि मैं सुबह चाय लेता हूं, इसका मतलब क्या है, वो रोज सुबह चाय लेता है या सिर्फ एक ही दिन चाय लेता है? ऑब्वियसली रोज चाय लेता है। तो इसको बोला ये हैबिट है, उसकी आदत है, उसका आदत हिडन सेंस है, छिपा हुआ है इस सेंटेंस में। कोई आदमी ऐसा सेंटेंस बना दे, आई यूज टू टेक टी इन दी मॉर्निंग। अब यूज टू ना ये भी आदत दिखाता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूज टू का भी काम है आदत को दिखाना। अगर लिखा आई यूज टू टेक टी इन दी मॉर्निंग, तो बोलोगे ये आदमी बोल रहा है मुझे सुबह चाय लेने की आदत है। तो एक बात बताओ, जब आदमी बोल रहा है कि मैं सुबह चाय लेता हूं, तो उसी से समझ में आ गया आदत है, तो ये बोलना जरूरी है क्या कि मुझे सुबह चाय लेने की आदत है? किसी को आज तक आपने सुना है ऐसा बोलते हुए कि मुझे सुबह चाय लेने की आदत है? वह ये बोलता है कि मैं सुबह चाय लेता हूं या चाय पीता हूं, ऐसा बोलता ना। तो यहाँ पे यूज टू है ना, वो सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसी बात जो उस सेंटेंस में रिक्वायर्ड नहीं था, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने रख दिया, वो जरूरत से ज्यादा हो गया, सुपरफ्लुअस बोलते हैं उसको। कुछ एग्जांपल्स हैं सुपरफ्लुअस के, समझाने के लिए आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोला हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास। अब बोला पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री मतलब बीता हुआ इतिहास। तो एक बात बताओ, हिस्ट्री तो खुद ही बीता हुआ है ना। कभी आपने हिस्ट्री प्रेजेंट का पढ़ा है क्या या फ्यूचर का पढ़ा है क्या? हिस्ट्री मतलब बीता हुआ। तो पास्ट हिस्ट्री बोलना जरूरी है क्या? तो नहीं। तो अगर हम पास्ट हिस्ट्री बोलते हैं तो यह पास्ट सुपरफ्लुअस हो गया, मतलब फालतू में, बकवास है, उसका जरूरत नहीं था। अगर आपको क्लास में कभी कोई समझ में ना आए तो आप टीचर को क्या बोलते हो, रिपीट। रिपीट मतलब दोबारा बताओ। अगर कोई बच्चा बोले रिपीट अगेन, तो एक बात होता है, रिपीट का मतलब ये होता है दोबारा बताओ, अगेन मतलब फिर से। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगेन भी तो सुपरफ्लुअस है, बोलने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बोलो सर प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट करो। प्लीज रिपीट अगेन तो बोलना जरूरी नहीं है ना, तो अगेन सुपरफ्लुअस है। ऐसे ही हमने बोलता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब किसी भी चीज को जो हम लोग रिकॉर्ड में रखते हैं, या डायरी में या कंप्यूटर में जो सेव करके रखते हैं, उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्ड है, और एक है पास्ट रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का मतलब ही है कि पास्ट का रहा होगा। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जो चीज हो चुका है उसको हमने नोट डाउन कर लिया, वो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो पास्ट रिकॉर्ड क्या होता है, तो पास्ट गलत हो गया, तो सिर्फ रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इसी को बोला जाता है सुपरफ्लुअस, जरूरत से ज्यादा। अब जैसे एग्जांपल है, ही वेक्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। देखो ही सिंगुलर है तो वेक्स लगाया, वेक्स सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वेक से बना वेक्स, वेक होता है उठना, और वेक्स हो गया सिंगुलर फॉर्म, एस लगा दिया। ही वेक्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। अगर मैं बोलूं वह सुबह जल्दी उठता है, इसका मतलब वो रोज सुबह जल्दी उठता है। तो अगर इसी को हम लिखें ही यूजेज टू वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि यूजेज तो नहीं होगा, यूजेज टू गलत हो गया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस का एरर फाइंड आउट करना। तो आपके एग्जाम में, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो जब सेंटेंस ऐसा लिख करके आ जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं थी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो को जो भी लास्ट तक देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया।
वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।